तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोगों की यूपीएसआई की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हो चुके हैं उसमें से हमारी एक शिफ्ट 12 नवंबर की हो चुकी है और आज हम आप सभी के सामने 12 नवंबर की दूसरी शिफ्ट आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी को पहली शिफ्ट बहुत अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक शेयर करते रहना आप लोग। अब ये दूसरी सीरीज में भी देखते हैं कि कहाँ से इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। बताइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताओ, पहले सवाल में आपसे उसने पूछ रखा है कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए और उसमें दे रखा है आपको सीरीज 2/5, 2/25, 2/125, 2/625। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि जीपी क्या होता है। जीपी मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर जीपी के जो योगफल का फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे सर कि फॉर्मूला होता है ए 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r, जिसमें r क्या होता है? ए तो तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट जो होता है, ये तुम्हारा पहला पद हो गया। पहला पद क्या है? आप कहेंगे सर पहला पद है इसमें 2/5। अब अगर हम बात करेंगे कि इसमें r क्या है, तो r क्या होता है कि इस वाले में इसका जब हम भाग देंगे और इस वाले में थर्ड वाले में सेकंड का भाग देंगे तो दोनों में सेम आना चाहिए। ठीक है, तो r आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर r हो जाएगा 2/25 और इसमें भाग करेंगे पहले पद का 2/5, तो 2 से 2 कट गया, 5 से 5, यहां से r का मान भी हमारा आ गया 1/5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? आप कहेंगे सर नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बस इसमें रख देना है योगफल उसने हमसे पूछा है, ए का मान है कितना? आप कहेंगे सर 2/5 है। ठीक है, अब 1 माइनस में r का मान 1/5 आया तो 1/5 की पावर n हो गया, ये कोई दिक्कत ना है। ठीक है, पूरे पर n है ये। चलो इस पे हटा देते हैं, यहाँ पे 5 की पावर n और नीचे आएगा कितना? 1 माइनस में 1/5, क्योंकि r का मान यही है। अब ये 5 में से 1 जाएगा, आप कहेंगे सर ये बचेगा 4/5, तो ये कुछ नहीं लिखा है, आखिरकार ये क्या लिखा है? ये लिखा है 4/5। अब ये 4/5 जब ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि 2 से 2 कट जाए, ये तुम्हारा 5 से 5 कट जाएगा और 1/2 बचेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1/2, 1 माइनस में 1/5 की पावर n। कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का अच्छा सवाल है और यूपीएसआई में श्रेणी से सवाल आते ही आते हैं, या तो समांतर श्रेणी से आएगा या फिर जीपी से आएगा। कहीं ना कहीं से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे और हमेशा फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत, जैसे कल का एक था क्वेश्चन वो भी काफी अच्छा था, आप लोगों ने सीखा होगा उसको। ठीक है, बताइए इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो? नहीं होगी दिक्कत, आपको परेशान नहीं होना है। बताइए, ये सवाल बताइए, वर्क एंड टाइम का सवाल उसने पूछा है। इस सवाल में आप लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए? मैंने आपसे क्या बोला? मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, उसके साथ आपको एग्जाम में अप्रोच कैसे रखनी है वो मैं सब सिखाऊंगा आपको। टेंशन मत लीजिए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। उसने बोला कि x एक कार का 131 दिनों में पूर्ण कर सकता है, वह 47 दिनों तक अकेले कार्य करता रहा और शेष कार्य को y ने 84 दिन में पूरा किया। यदि दोनों ने एक साथ काम पूरा किया होता तो उसको कितना समय लगता? वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा है आपसे। आपने कहा सर ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, x ने 131 दिनों में, मतलब x जो है वो 131 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, पर उसने काम किया कितना है? आप कहेंगे सर उसने काम किया 47 दिन तक। 47 दिन तक उसने काम किया है, 131 में से उसने 47 दिन तक काम किया है, तो इसमें जब हम माइनस करेंगे 131 में 47 तो आएगा 84। इसका मतलब x का जो काम है 84 डेज का वो शेष रह गया है। आप कहेंगे सर हाँ जी सर इतना शेष बचा है उसका। अब ये काम कर कौन रहा है शेष? तो आप कहेंगे सर ये y कर रहा है और इसको 84 दिन में कर रहा है ना। यहां से मैंने देखा कि 84 से 84 कटा और x और y के जो क्षमता है उसका रेशियो क्या आ गया? आप कहेंगे सर 1 और 1 दोनों का समान क्षमता आ गया, 1-1। अब 1-1 आ गया। अब मैंने यहां से मुझे क्या निकालना है? वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क आप कहेंगे सर x की क्षमता 1 है और वह काम कर रहा है 131 दिन में, तो 1 × 1 31, तो वर्क आ गया हमारा कितना? 131 आ गया।
ठीक है। अब वर्क आ गया। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा कि दोनों यदि एक साथ काम करें, तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, आपने कहा सर दोनों की एक एक है, तो एक और एक दो। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों 131 काम को आप इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो 65.5 डेज में इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, हमने सवाल में कुछ नहीं किया। इस सवाल में सबसे बेस्ट मेथड आपका यही है भाई। मैंने देखा कि उसने 47 डेज काम किया है, तो शेष काम उसका 84 डेज का रह गया है। इसका मतलब अब ये कौन करेगा, ये वाई करेगा, तो यहां से हमारा क्षमता का रेशियो आ गया। अब बस काम हमारे पास 131 था, दोनों को जोड़ दिया, भाग कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो आपकी सीरीज है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जिसका भी एग्जाम आगे है, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि मतलब यूपी एसआई वाले तो केवल वही देख रहे हैं, यूपी पुलिस के भी एग्जाम अभी होंगे, वो बच्चे भी, सारे बच्चे इसको जब देख के जाएंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और हमको ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है इस बार। बताइए, ये सवाल बताइए, ये सवाल आपको मुझे लगता है कि सिर्फ 2 सेकंड का सवाल था, अगर आपने इसको सही से कर लिया होता तो इसमें कुछ नहीं था। मैंने देखा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 8, 10, 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है। मुझे सिर्फ एक संख्या यहां पर दिख गई 10। अब आप एक बात बताओ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि अगर मैं 88 में 10 का भाग करूं तो क्या शेषफल आएंगे? आप बोलेंगे सर 10 8 80, शेषफल 8 आएगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी 10 से भाग होता है ना, तो लास्ट में जो संख्या होती है वही हमारा शेषफल रहता है। आप कहेंगे अच्छा सर ऐसा होता है क्या? तो बस यही देखना था। मैंने देखा 10 से ऐसी कौन सी संख्या हम भाग करें जो शेषफल 7 आए। आप कहेंगे सर एक ही संख्या है जिसके लास्ट में 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1087 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को बस ऐसे ही सॉल्व करना था। इस सवाल की सिर्फ 5 से 10 सेकंड का सॉल्यूशन था, मैक्सिमम 2 सेकंड का केवल। कर पाएंगे अब आप लोग? अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कर पाएंगे, आपने बता दिया, मजा आ गया, मौज काट दिया आपने सर जी, है ना। चलिए सीखते रहिए। बताइए, इसमें बताइए, ये सवाल आपसे पूछा गया है भाई। ये सवाल जब भी कभी इस टाइप का सवाल आपके पास आ जाए, किस टाइप का? उसने पूछा कि यदि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग करने पर, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ शेषफल पर ध्यान देना है कि जब 11 से भाग करा तो शेषफल 3 आ रहा था। अब उसके वर्ग का, तो उसने बोला उसके वर्ग का, तो सिर्फ जितना शेषफल आ रहा है उसका मुझे वर्ग करना है। आपने कहा सर 3 का वर्ग होता है 9। अब कह रहा है कि अगर हम 9 में 11 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? आप कहेंगे सर 9 में 11 से भाग करने पर शेषफल 9 ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? क्योंकि बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या से भाग करते हैं ना, तो वही शेषफल रहता है ना, तो शेषफल क्या रहेगा? आप कहेंगे सर 9 शेषफल रहेगा, कोई दिक्कत ना है। ये सवाल बताइए, ये सवाल भी आपका पूछा हुआ सवाल है, नंबर सिस्टम का ये भी सवाल है। तो इस सवाल में क्या अप्रोच होनी चाहिए? उसने पूछा कि 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। भाई उसने कहा है कि सर 700, ठीक है, 700 तक 3 और 5 से कटने वाली संख्या। मैंने देखा कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? आप बोले सर बहुत आसान होता है, 15 इसका एलसीएम होता है। कुछ नहीं करना है, जितना उसने बोला है सिर्फ इसमें भाग कर देना है 15 का। 15 का जैसे ही मैंने भाग किया, आप बोलेंगे सर 15 चौको 60 जाएगा, बचेगा 100 और ये 15 छिक्का 90, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जितना आपका भागफल आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 46 इसका आंसर हो गया, 46। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? समझ में आ गया ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मजेदार, एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना है और नहीं भी होनी चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। बताओ, फटाफट कर रहे हैं हम लोग। हमें ना, मैंने आपसे देखो पहले ही बोला कि हमें ना क्वेश्चन देखते ही मेरे माइंड में आना चाहिए कि ये करना है। अगर आप एग्जाम में ये सोच रहे हैं कि अब इसमें क्या हो सकता है, तो आपका टाइम जाएगा, ये तो पक्की बात है ना। तो उसके लिए क्या है कि कैलकुलेशन पे आपने अभी देखा है कि यूपीएसआई भी हो या एसएससी भी हो, कोई भी हो, आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि क्वेश्चंस वो सही सेट कर रहा है, टफ क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा है। कैलकुलेशन जो है उसमें बहुत बैंकर दे रहा है कि उसमें टाइम आप लोग अपना बर्बाद कर दें। तो आप लोग मेरे कहने से 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन आपको डेली करना ही करना है, कुछ भी करें आप। ठीक है, बताओ ये सवाल आपका क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा कि यदि 320 का 20% और 460 के 40% से x कम है,
तो x का मान क्या है। उसका कहने का अर्थ ये है कि इसका और इसका अंतर कितना होगा, भाई x है ना, इसका अंतर कितना होगा। आपने कहा सर 320 का 20%, तो नीचे 100 आएगा, तो जीरो जीरो तो हट ही आएगा, कितना आएगा आपने कहा कर 64 आएगा, ठीक है। अब 460 का 40%, तो जीरो से जीरो हट गया, 4 छिंग 24 और 4 चौको 16 है ना, 16 और 2 18। आपने कहा सर ये आ गया। अब इसका अंतर है कितना, आपने कहा सर 184 में से 64 जाएगा, आंसर आएगा हमारा 120। तो 120 इस सवाल का आंसर था। बेहद ही आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल बताइए। तो कुछ स्क्वायर्स भी, जैसे स्क्वायर हैं, क्यूब है, ये भी आपको जुबान पर याद होना चाहिए। कम से कम आपको 30 तक 50 तक मान लो स्क्वायर, और 20 तक तुमको तुम्हारा क्यूब व्यूब ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम में टाइम बचा लेते हैं अगर हमको याद है ना, है ना। वो ट्रिकें नहीं सीखना है कि हमको स्क्वायर की ट्रिकें आती हम निकाल लेंगे, वहां इतना टाइम नहीं मिलता है। कुछ चीजों के स्क्वायर आपको जुबान पे याद होना चाहिए, है ना, देखते ही मुझे आना चाहिए। अब ये सवाल बताओ, कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत ना है। आपने कहा सर कोई दिक्कत ना है, देखते हैं अभी। अब एक बात बताओ, यहाँ मुझे दिख गया कि ये 121 11 का है, आप कहेंगे हाँ सर, तो 587 में जब 11 जाएगा तो फिर क्या बचेगा। आपने कहा सर 7 के में गया 6, 8 के में गया 7, तो 576 बचा, और ये हमारा भाग लगा हुआ है, हमने भी लगा दिया। अब रूट में वैल्यू दे कितनी रखी है, 2316 माइनस। अब यहां मैंने देखा कि 1296 किसका स्क्वायर है। आपने कहा सर 1296 36 का स्क्वायर है, तो जब ये माइनस होगा 180 में 36, तो हमारे पास क्या बचेगा। आपने कहा सर 10 के में 6 गया 4, और ये तुम्हारा 4, 144 होगा, और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है, और 144 हम जानते हैं अंडर रूट 12 का होता है, तो यहां क्या बचा, सिर्फ 12 बचा। अब मैंने इसका देखा, ये मुझे पता है कितने का होता है। आप कहेंगे सर ये होता है 24 का, है ना। अब भाग करना है किसका, अब ये जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2304, और 2304 हमको आता है ये 48 का होता है, तो 24 एक हम 24, और 24 दूनी 48, 1/2 आया। क्या मैं इसको 0.5 लिख नहीं सकता। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या आंसर है, हाँ डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं था, केवल वैल्यू में जो स्क्वायर रूट है उसका मैंने हटा दिया, इसके बाद स्क्वायर रूट लेके 1/2 आ गया, और 0.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के भी सवाल आते हैं आपके। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। बताइए इसमें ये सवाल बताओ, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया है, तभी मैं कहता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल का इंपॉर्टेंस आपके मैथ में इतना है ना, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। मैंने बताया ना, वो जिसको डिविजिबिलिटी रूल अगर सही से करना आ गया ना, उसके लिए फिर बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब उसने डायरेक्ट उसने रूल पूछ लिया कि भाई इनमें से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है। हम सभी जानते हैं कि 11 से भाज्य संख्या वह होती है, अल्टरनेटो पर हम योग करते हैं, यदि उनका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर देखते हैं, चलिए पहले से देखते हैं। मैंने देखा 9 2 11, 11 में 0 जोड़ेंगे 11, 11 और 8 19, 19 आया। अल्टरनेटो लिया 9 7 16, 16 और 4 9 7 16, 16 4 20। आपने कहा सर 20, है ना, घटाएंगे ना तो 0 आ रहा ना 11 आ रहा, ठीक है। इसके बाद इसमें देखा 9 2 11, 11 और 8। आपने कहा सर 11 और 8 हो गया हमारा कितना 19। अब यहाँ 6 4 6, 9 6 15, 15 4 19। आपने कहा जी सर 19 से 19 जाएगा 0 आएगा, तो एक ही ऑप्शन था सी, जो हमारा 11 से विभाज्य होगा, है ना। डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। ऐसे तुम्हारा 8 का रूल मैंने आपको बताया था ना। 8 का रूल क्या कहता है, जिसके लास्ट के 3 अंक यदि 8 से कट रहे। और 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल और डिजिटल सम ये एक समान होता है, मतलब अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या 10वां सवाल बताइए, 9वां सवाल। बहुत अच्छा सवाल, यह सवाल वेरी गुड सवाल है। इस सवाल को करने में दिक्कत पता क्या है, बच्चों ने दिक्कत क्या की है एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। उसने सोचा कि अरे एवरेज ही तो पूछ रखा है, कौन सी बड़ी बात है। उसने सबको ऐड किया और उसने गिना 1 2 3 3 है, तो 3 से उसने भाग कर दिया, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन आपको हम बताएंगे, आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। भाई जब उसने देखा कि प्रति लीटर चल रहा है ना, हमको प्रति लीटर में वैल्यू नहीं पता है कि लीटर है कितना। जब यही नहीं पता है तो फिर एवरेज कहां से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए इसका मुझे सॉल्यूशन कैसे करना है, सिर्फ इसका एलसीएम लेना है। आपने कहा सर कैसे एलसीएम लेना है, एक बात बताओ, 114 228 लीटर और 285 लीटर।
अब मैंने कहा कि इसका एलसीएम क्या होगा, आपने कहा सर इसका एलसीएम लेंगे तो 285 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको 7 चौको 57 से इसको काटो, 57 पंचे होता है, ये 57 पंचे होता है ना, 5 7 35 और 25 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 57 इंटू में 5। आप कहेंगे हाँ जी सर। ये कितना लिखा है, आपने कहा सर ये 57 इंटू में 2 है ना। तो जब भी एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं। इसके बाद ये क्या लिखा है, आपने कहा सर ये 57 इंटू 4 है, तो मैंने यहाँ 4 भी कर लिया। अब एलसीएम आ गया मेरा, एलसीएम आया कितना, 4 पंचे 20, 0 2 7 14, 2 पंचे 10 और 11, 1140 हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर मुझे लीटर आ गया, यहाँ पर लीटर हमको कैसे ज्ञात करना, मैंने देखा 114 था, भाग करेंगे, यहाँ 10 आ गया, 228 था, भाग करेंगे, बताओ। अभी 228 था ना, 57 चौका होता है ना 228, तो क्या बचा 5, तो यहाँ 5 आ गया। 285, अभी मैंने आपको क्या बताया, 285 चौका 4 हो गया। कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है, बताओ। अब यहां पर मैंने देखा कि कितना हो गया, 10 5 15 और 4 19, भाग कर देंगे 19 से, पर ये 1 साल का है तो हमको 3 का ज्ञात करना है। ये 19 छक्का जाएगा और 6 दिया 18। आप कहेंगे सर एवरेज आ जाएगा 180 लीटर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें हम लोगों को ये नहीं करना है कि मतलब मैंने कहा ना, इसमें हमको लीटर के बारे में पता ही नहीं था। जब नहीं पता तो हम भाग क्यों कर रहे हैं, है ना। इसलिए इसका सॉल्यूशन आपका ऐसे ही रहेगा। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपका यही है, सीधा एलसीएम लिया, हमने देखा कि हाँ यहाँ ये निकलना है, 3 की बात कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया 180। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये कई बार पूछा है, कई बार एग्जाम कोई सा भी हो, एक ना एक शिफ्ट में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है, उसने बोला कि एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपए में बेचता है, मतलब दोनों को समान रेट पर बेच रहा होता है। ठीक है, उसने बोला कि एक पर 21% का लाभ होता है और दूसरी पर 21% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। मैंने देखा कि जो भी आंसर दिया है ना प्रतिशत में दिया है, इसका मतलब मुझे रुपए से कोई लेना देना है ही नहीं, कितना भी रुपए रहे हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो आंसर चाहिए प्रतिशत में। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए कि सेम रेट पर बेच रहा है, लाभ हो रहा है, और सेम रेट पर हानि, मतलब सेम रेट परसेंट लाभ और हानि का है, तो हमेशा सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि हमेशा हानि परसेंट होगा, हमेशा हानि होगा। अगर हानि होगा तो लाभ वाले तो ऑप्शन खत्म ही हो गए। अब आप कहेंगे सर हानि परसेंट क्या होगा, तो हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100 होगा। यहां पर एक्स का मान वही होगा जो यहां पर रेट है। तो आपने कहा कि सर एक्स का मान 21 है, 21 का 441, 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 4.41%, और हमेशा हानि होती है तो हानि हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये सीरीज जिस बच्चे ने भी एक बार देख ली ना पूरी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको एग्जाम में इतना फायदा होने वाला है ना, कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, आपको खुद फील होगा कि हाँ सर ने जो बोला था वो हूबहू यहाँ सवाल देखने को मिल भी रहे हैं, और उनका सॉल्यूशन भी इसी टाइप से हो ही रहा है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज सबके लिए है, बहुत जरूरी है। बताओ, ये सवाल बताओ, अच्छा सवाल लगा मुझे, देख रहे हो भाई साहब, इसका ऑप्शन देखो आप। मैंने कहा था ना कैलकुलेशन वो चेक करना चाह रहा है कि बच्चा कितना फास्ट है। अब इसमें कैलकुलेशन देखो, ऑप्शन देखो इसके, बच्चा देख के ही इसमें डर जाएगा कि सर हम क्या करें। कोई बात ना, सर बैठे हैं ना, बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये भी, थोड़ा सा अभी देखने में लग रहा है। क्या लग रहा है, अब एक बात बताओ, सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है, रेट आ जाएगी। क्योंकि ऐसे सवालों में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है कि अगर रेट आ जाए तो फिर काम हो जाए। तो रेट परसेंटेज कहां से आएगी, आपने कहा सर जो ऐसा ही होता है, वो जो हमारा साधारण ब्याज पर रेट होता है वो हमेशा प्रति वर्ष होता है। यहां पर उसने बोला कि 4 वर्षों में 20% की वृद्धि हुई है, तो एक वर्ष में आपने कहा सर 5%, डायरेक्ट रेट आ गई कि रेट है कितनी, आपने कहा सर रेट है आपकी 5%। अब 5% रेट है, उसने बोला कि उसी ब्याज दर पर हमको रेट मिल चुकी है, ब्याज दर 2 वर्षों के बाद इतने रुपए पर सीआई कितना होगा, आपसे सीआई पूछा है। जब रेट आ गई और टाइम है हमारा 2 वर्ष, तो बच्चा इस बात को जानता है कि सीआई क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आपने कहा सर 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 100,
इसको किया तो 10 और ये हो गया 0.25। आपने कहा सर रेट आ गई हमारी सीआई की 10.25%। अब यहां पर मैंने देखा कि वैल्यू है कितनी, धनराशि है कितनी, आपने कहा कि 4 बस मुझे इसका 10.25 ज्ञात करना है तो हमारा सीआई आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अब आप एक खुद बात बताइए, अगर इसका ये 10% होता तो हमारा आंसर 4450 होता। ये तो 4450 से कम था, हट गया, ये भी 4450 से कम था, हट गया। अब या तो ये है या ये है, तो ये 4450 तो 10% पे होता, पर ये 1/4 0.25 क्या होता है 1/4 है, तो 1/4 होगा मतलब 100 एक्स्ट्रा और रहा होगा, लमसम रहा होगा कि नहीं होगा, तो ये अप्रोक्स में 45 प्लस गया होगा। आप समझ गए सर, एक ही ऑप्शन था जो 45 प्लस जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन का आपको खेल खेलना पड़ेगा एग्जाम में भाई साहब, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपने 10.5 निकाला, 5 से गुणा, 2 से गुणा, 100 से गुणा, ये सब किया, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैंने डायरेक्ट देख लिया कि इसका मुझे 10.25% चाहिए, मैंने समझाया है। अब ये आपके एग्जाम में माइंड में होना चाहिए कि भाई ये इस सवाल में मुझे एग्जाम में सिर्फ इतना करना था, सिर्फ इतना सा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। भाई मैंने देखा था कि 4 वर्ष में 20% बढ़ रहा है, मतलब रेट रही होगी 5%। अब 5% के हिसाब से 2 साल की सीआई क्या होती है, अब आपके माइंड में चला है कि 5 5 10 और 5 25, 10.25, तो सिर्फ इसका 10.25% आपको ज्ञात करना था। अब इसका 10% आपने कहा कि 4450, तो इसके पास होना चाहिए, ये तो है ही नहीं। अब 0.25 मतलब 1/4, तो लमसम 100 प्लस और रहा होगा, तो 100 प्लस मतलब 45 के अप्रोक्स में आंसर रहा होगा। आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था। एग्जाम में इस बार भी इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। बताइए, ये सवाल बताइए, ये साझेदारी वाला सवाल है, व्यापार वाला। व्यापार में सभी लोग जानते होंगे, व्यापार का केवल अगर मैं बता रहा हूं ना, केवल आपको एक चीज आती है ना, तो व्यापार के सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी चीज है, आपको ये तो सभी को पता होगा ना कि भाई जो हमारी पूंजी है, जो हमारी पूंजी है वो हम जितने समय के लिए दे रहे हैं वही ना लाभ होती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कहा आपने, जितने समय के लिए दे रहे हैं ना वही ना लाभ होता है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बस यही करना है। अब देखते हैं उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है कि अजय हैं, एक लोग भैया अजय हैं, एक तुम्हारे भास्कर हैं और एक तुम्हारे कौन से चांद साहब हैं, एबीसी मान लिया। अजय ने 3 के हिसाब से पूंजी को निवेश किया, अनुपात इसको 5 के हिसाब से अनुपात में किया। अब उसने कहा कि चांद जो है वो 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि, भास्कर ने 5 किया तो चांद ने भी 5 की होगी, पर 6 महीने बाद, तो 1 वर्ष बाद उनका लाभ। इसने 1 साल तक रखी पूंजी इंटू 12 महीने होते हैं इंटू 12, और इसने 6 तक रखा। अब 6 से सीधा काट दिया, एकम दूनी और दूनी, यहां आ गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5, तो 6 10 5 कहां पे है? आपने कहा सर डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है ना। तो बस यही याद रखना का हमको कि जो पूंजी और इंटू में समय होता है ना वही हमारा लाभ होता है, बस तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहिए, फटाफट करते रहिए। बताइए, ये तुम्हारा आ गया किसका, पाइप और टैंक वाला सवाल। पाइप और टैंक का सवाल आया है, उसने पूछा है कि एक पाइप 48 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है, और बी 72 मिनट में भर सकता है, और सी 96 मिनटों में भर सकता है। उसने बोला कि ए जो है वो 48 मिनट में खाली कर सकता है, तो माइनस लगा दिया, बी 72 मिनट में भर सकता है, प्लस ही रहेगा, सी भर रहा है तो इसको भी प्लस ही रहेगा, ये है ना। तीनों पाइप एक समय अगर खोल दिए जाए, आप एक बात बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा? आपने कहा सर अगर ये 96 लिखा है तो सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग सबसे पहले लेते हैं। आपने देखा कि सर ये 96 लिखा है, ये 24 थी 72 होता है, और ये तुम्हारा 24 चौका 96, यहाँ 3 आना चाहिए ना। आपने कहा सर 3 आना चाहिए। 48 दूनी 96 होता है, हमारा एलसीएम क्या आ गया, 3 18 3 27 और 288 हमारा एलसीएम आ गया। 48 को काटेंगे तो आप कहेंगे सर 48 दूनी 96 तो द्वितीय 6, इसकी 6 क्षमता आई। 72 काटेंगे तो आप कहेंगे सर 24 थी 72 4, भाई इसको लिख सकते हैं ना, ये क्या लिखा है, ये 24 चौको 96 तो लिखा है, तो 24 थी 72 बचा क्या 4, 96 से 96 कटेगा, आएगा क्या 3। अब उसने कहा कि यदि एक साथ काम करें, आपने देखा कि एक साथ जब काम करेंगे तो इनकी क्षमता, आपने कहा सर जुड़ जाएंगी तो 4 3 7
और ये माइनस का है, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। क्षमता 1 आ गई सभी की, तीनों की। और काम है कितना? आपने कहा सर काम है 288, तो 288 में 1 का भाग करेंगे, आंसर क्या आएगा? 288 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 288 इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही इसका उत्तर है। ओके, तो जो लोग भी देख रहे हैं बताइए कैसा लग रहा है आपको? कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, मजा ही मजा आ रहा है, बस आप पढ़ाते रहिए, है ना। मैंने कहा ना आपके जीवन की हम सारी समस्याएं दूर कर देंगे। मैथ की समस्या तो दूर होगी होगी, बाकी मैथ के साथ साथ आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन समस्याओं में क्या क्या आ सकता है? जैसे होता है ना भूत प्रेत बाधा, मनचाहा प्यार, सौतन से छुटकारा, सबका इलाज करेंगे, टेंशन नोट। मैथ का भी इलाज करेंगे और जीवन का भी इलाज करेंगे। सबका एक्सपीरियंस है मेरे पास, परेशान मत होइए। बताइए इस सवाल को, बताइए आप लोग। कैलकुलेशन वाला सवाल था ये भी। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का है, देख रहे हो भाई साहब वैल्यूज ने क्यों दे रखी हैं? वो आपसे कैलकुलेशन कराना ही चाह रहा है। तो आपसे मैंने पहले ही बोला है, जितने लोग हमारे भाई लोग यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, 15 मिनट कम से कम आपको कैलकुलेशन में देना है, कुछ भी कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं प्ले स्टोर पर, उसमें देख लीजिए कैलकुलेशन वाले, या अपने मन से कोई भी वैल्यू लिख के उसको सॉल्व करिए। जैसे मैंने लिख लिया 894 इंटू में 937, इसको सॉल्व करिए, है ना। ऐसे ही आपकी धीरे धीरे कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी, जिससे कि आपको टाइम बचाने का मौका मिलेगा। उसने कहा कि 25% की हानि पर इतने में एक मोबाइल बेचता है, तो इसे अगर इतने में बेचेगा तो लाभ क्या होगा? भाई 25%, आपने कहा सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, तो हानि हो रही है, मतलब 4 हमारी सीपी रही होगी, 1 की हानि एसपी 3 में बेच दिया। आपने कहा नो 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 सर, 3 में नहीं बेचा है, उसने बेचा है कितने में? 15825 में। तो यहां से 1 की वैल्यू आप कहेंगे सर इसमें क्या है? 3 15, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 5, यही ना होगा भाई? 3 15, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 15। तो फिर 4 की वैल्यू क्या रहेगी सीपी की? आपने कहा सर सीपी, तो 4 5 20, 28, 2 30, 4 दूनी 8, 3 11 और 4 5 20 और 21। आपने कहा सर यहां से हमारा सीपी आ गया। सीपी हमारा कितना आ गया? आपने कहा सर सीपी आ गया हमारा 21,100। उसने बोला कि बेचे कितने में? एसपी वो ये कह रहा है कि बेचेंगे हम 25,320 में, तो हमारा लाभ या हानि क्या होगा? आपने देखा कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो इसको लाभ ही हुआ है। आपने कहा सर हाँ लाभ हुआ है। कितना हुआ है? आपने देखा, इसको माइनस किया तो 0, आप कहेंगे सर 2, आप कहेंगे सर कितना? 2, और आप कहेंगे सर 4, और नीचे कितनी है वैल्यू? 21,21,00 और इंटू में 100 कर देंगे, परसेंटेज आएगा 2। ये तुम्हारा कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 0 कट जाएगा, आंसर बचेगा कितना? 20%। 20% का लाभ, सी नंबर हमारा आंसर बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं था। भाई मैंने सीपी निकाल लिया कि भाई सीपी 21,100 है और बेच रहा है इतने में, तो लाभ हुआ है कितने का? 4220 पर, कितने पर? 2100 पर। तो फिर इसमें 100 पर कितना? तो 20% हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। प्रॉफिट लॉस का सवाल था ये पूछा हुआ, ठीक ठाक सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, आपने देखा ना हर एक चैप्टर से एक एक 2-2 सवाल उठा के वो रख रहा है। अब इस बार उसने पूछ दिया किसका? बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा का आपको सवाल पूछ दिया है। नाव और धारा के लिए हम सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया था, आपको रिवाइज करवाया था कि जब धारा के अनुकूल आ रहा होगा, जब धारा के अनुकूल जा रहा होगा तो क्या होगा? स्पीड जुड़ जाएगी, और जब धारा के प्रतिकूल आ रहे होंगे तो स्पीड क्या होगी? जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो जब धारा के साथ जाता है तो हम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, धारा के विपरीत आता है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, उसने कहा कि एक नाव 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? आपने कहा सर 270 तो किलोमीटर, तो चल बराबर दूरी बटे समय, 54 से भाग करेंगे। बताओ 54 से भाग करेंगे? आप कहेंगे हाँ सर, तो 27 लिख देता हूं एक बार, 270 बटे में 54 होगा, तो 27 दूनी और 2 पंचे 10। आपने कहा सर ये 5 बार कटेगा, 5 आ जाएगी इसकी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड। अब स्ट्रीम के मतलब प्रतिकूल की। अब कह रहा है कि 64 में
418 धारा की दिशा में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल गति क्या होगी? आपने सर भाग किया, कितनी बार जाएगा? आपने देखा क्या लिखा है? 6 सत्ते 42, हाँ 7 बार जाएगा। तो यहां से तुम्हारी डी की वैल्यू सीधी आ गई कितनी? 7 किलोमीटर पर आवर। अब कहेंगे सर कोई दिक्कत ना है। अब स्ट्रीम आ गया, डाउन स्ट्रीम आ गया। अब सिर्फ ये देखना है कि हमसे क्या पूछा है। गलतियां यहां होती हैं कि नाव की पूछी या फिर धारा की। नाव की उसने पूछी कि नाव की स्पीड क्या होगी, तो नाव की स्पीड अगर मैं इसको मान लेता हूं तो नाव हमेशा क्या होगा? डी प्लस यू बाई 2। आप कहेंगे सर हाँ डी का मान आ चुका है कितना? 5 + 7 बटे में 2, तो 12 बटे में 2। आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6 इसका आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर इसका, किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। बताइए, देख लीजिए आप लोग एक बार, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। मैं एक बार लिख देता हूं। ये भाई क्या होता है? प्रतिकूल हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले क्या मतलब सभी के लिए है ना, अनुकूल। तो भाई अब आप कहेंगे सर ये तो मुझे समझ में आ गया, नाव का उसने पूछ दिया तो मैं ये कर दूंगा। अगर उसने धारा का पूछा तो धारा का होता है सिर्फ माइनस कर देंगे टी माइनस यू बाई 2 बस। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर उसने नाव की अगर वैल्यू पूछ दी स्पीड की तो आप कहेंगे सर डी प्लस यू बाई 2। अगर धारा की पूछ ली डी माइनस यू बाई 2, बस कुछ नहीं था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं फटाफट। बताइए, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी? बताइए सर। साधारण ब्याज का सवाल है, आप बताइए जी। चलो देखते हैं, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, भाई उसने बोला कि कोई धनराशि थी 1 से दोगुनी हो गई, 1 से 2 हो गई, तो आप कहेंगे सर ब्याज मिला कितना? आपने कहा सर 1 ब्याज मिल गया। ठीक है, और वर्ष लग गए कितने? 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में 1 ब्याज हमको मिल रहा है। उसने बोला कि कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, तो 1 से 52 होगी, तो ब्याज कितना मिलेगा? आपने कहा सर 51 मुझको 51 ब्याज मिलेगा। तो जब 3 साल में 1 ब्याज मिल रहा है तो फिर कितने साल में 51 ब्याज मिलेगा? आपने कहा सर कोई बड़ी बात नहीं है, तो 51 इंटू में 3, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, 153। क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन में है। 153 ईयर्स में आपका 52 गुना हो जाएगी। भाई ये तो वही सवाल हो गया ना कि इतना सामान इतने में मिलता है तो इतना सामान। ठीक है, जब तुम्हारा 3 वर्ष में 1 ब्याज मिल रहा है तो 51 3 इंटू 51, 153 में ये राशि 52 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, आसान सवाल था। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। लो भाई, एक सवाल और ऐसा आ गया रूट वाला, है ना, सिंप्लीफिकेशन के सवाल पूछ रहा है। सिंप्लीफिकेशन के सवाल 1-2 रख देता है। बताओ इस सवाल में क्या है? बताइए, क्या मैं इसको एक बार लिख दूं फिर से, या फिर आप लोग ऐसे ही देख लेंगे? चलो ऐसे ही देखते हैं। जब भी कभी पॉइंट का सवाल आ जाए ना, मैंने देखा कि बच्चों के मतलब जब नॉर्मल सवाल आएगा तो वो खुश रहेंगे, जैसे ही उसमें पॉइंट आ गया ना उनको ये लगता है अरे बाप रे क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, डरिए मत उससे, पॉइंट से डरना नहीं है। ठीक है, बस ये देखना है कि पॉइंट कहाँ है। मैंने देखा कि 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद था, ये भाग करना है तो नीचे रहा होगा, यहां भी 2 के बाद, यहां 2 के बाद, तो ये पॉइंट तो हट ही जाना है। पॉइंट का आप भूल जाओगे पॉइंट था ही। अब 1296 किसका वर्गमूल होता है? बताओ। आप कहेंगे सर 1296 36 का वर्गमूल होता है। 784 अगर मैंने पूछा, आपने कहा सर 28 का होता है। अब भाग करना है किसना? ये तुम्हारा कितना है? 18 का होता है 324, और 3136 अगर नहीं भी आता है ना तो सोच लिया करो कि भाई 50 प्लस जा रहा है, ये 55 प्लस जा रहा है ना, तो 56 रहा होगा। 56, 28 2 बार कटा, 18 दूनी कटा, और 2 से 2 कटा, कुछ ना। हाँ 18 दूनी, अच्छा, ठीक है 28 दूनी 18 दूनी 2 से 2 कट गया, आंसर तो एक आना चाहिए। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत होंगे, देख लेना एक बार, क्योंकि ये आपका 36 का ही होता है।
भाई 35 का कितना होता है? आप कहेंगे सर 35 का होता है आपका 1225, तो ये 36 का होता है, 36 का, ये 28 का, ये 18 का, 18 दूनी 6, 18 दूनी 6 पर 1 आना चाहिए। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, ऑप्शन इसके गलत है, तो यहां से आपको डायरेक्ट आ गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बताइए, हो जाती हैं गलतियां भाई, एडिटर भी हमारा एक इंसान ही है, हो जाते हैं कभी कभी, दीपक जी से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, है ना। दीपक जी हमारे एडिटर हैं, छोटे मोटे एडिटर नहीं है, बड़ लेवल पर उनका नाम है, मिलवाएंगे किसी दिन जरूर। कौन सा सवाल था? 19 नंबर। बताओ, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की रेशियो से सवाल आया है, रेशियो और तुम्हारा परसेंटेज दोनों का इसने मिक्स कर दिया है। उसने कहा कि भाई एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात इतना इतना है, कुछ नहीं करना है। मैंने लिखा भैया पुरुष, मैंने लिखा महिलाएं, अनुपात है कितना? आपने कहा सर 21 और 22 का अनुपात है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस कुछ नहीं करना। उसने कहा कि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए। भाई कोई भी अपने आप में 100% होता है, अगर 20 की वृद्धि हो रही मतलब 120 बढ़ रहा है। आपने कहा हाँ जी सर, तो 120, हमें तो रेशियो चाहिए था, परसेंटेज है, ठीक है, हमें तो रेशियो चाहिए था। इसमें कितना बढ़ रहा है? कह रहा है कि सर 30%, तो 130 हो गया। परसेंटेज कटा, 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 से काटेंगे 11 बार, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जिस ऑप्शन में 126 है वही आंसर हो जाएगा, 143। इसको करने की आवश्यकता भी नहीं थी, जहां भी 126 दिखेगा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 126 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? कोई दिक्कत तो ना? कोई ना दिक्कत होगी, आगे बढ़ते हैं। आपकी जो दिक्कतें हैं ना वो हम समझ रहे हैं, आप कह रहे सर वही एक दिक्कत है बस। चलो आओ। इसने पूछा कि ये देखो तुम्हारा मेंसुरेशन, यूपीएसआई में एडवांस मैथ आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन के बारे में वो बात करता है। ज्योमेट्री में यदा कदा एक आध सवाल पूछ दिया जाए तो पूछ दिया जाए, वो बात ही अलग है। चलो आओ देखते हैं। उसने कहा कि उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 33। भाई उसने आर का सबसे पहली बात तो अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं अगर गोले की बात करता हूं तो गोले का तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बकपृष्ठ दोनों एक समान होता है। आपने कहा सर कितना होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का जो तुम्हारा बकपृष्ठ होता है वो तुम्हारा 2 पाई, भाई गोला है कोई, वो आधा हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे तो आधे का और जो नीचे सरफेस रहेगी इसका भी ऐड होगा ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो वही था, और पाई आर स्क्वायर उसका हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर मुझे पता लग गया कि इसका जो कुल पृष्ठ होता है टीएसए वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपने कहा सर 3 तो है ही है, पाई का मान उसने दे रखा है 3.14, कोई दिक्कत ना है। आर का मान उसने दे रखा है 33, स्क्वायर है तो 33। अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो फिर आप गए काम से, स्टार विस्टार ना लगने वाले हैं। अगर ये करते हैं, मैंने कहा 99% यही करते हैं, लगे मल्टीप्लाई करने में, खटाखट। ऐसा नहीं करना है भाई, थम जा, कुछ ना करना है, थोड़ा सा सोचना था बस। आप कहेंगे सर क्या सोचना था इसमें? ये सोचना था मैंने यहाँ 3 देखा, यहाँ 3 देखा, 3 तरह का 9 होता है, तो जो भी आंसर होगा वो 9 से भाज्य होगा, और 9 से भाज्य संख्या वही होती है जहां जहां 9 होता है उसको हम काट लेते हैं। अभी हम देख लेंगे तो वो 9 से भाज्य हो जाएगी। अब यहां देखते हैं 8 और 9 से कटता है। अब देखा 5 3 8, 8 3 11, 11 8 19। आपने कहा नहीं सर 19 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। दूसरे पर आते हैं 8 और 1 9, हाँ 9 से कट गया। अब 3 5 2 7 3 10 और 18 है। आपने कहा सर हाँ 18 9 से कटता है, तो एक ही ऑप्शन था बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये करना था, मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, पागलों की तरह वहां लगे मल्टीप्लाई करने में। इस चीज का मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं और खिलाफ रहूंगा, और एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सेट कर रहा है। अभी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का जो पेपर हुआ है उस पेपर में कैलकुलेशन आप देख लेना, नंबर सिस्टम में इतनी कैलकुलेशन पूछी है ना, बस वो आपका माइंड चेक करता है कि कितने फास्ट हैं आप। ओके, क्योंकि ज्ञानी तो सभी हैं भाई, ज्ञानी तो बड़े बड़े पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, टेंशन नॉट, देखा होगा आप लोगों ने। चलो बताओ, ये सवाल बताओ, देखते ही आंसर आना चाहिए भाई। बस अगर ये आपको आता है ना तो आंसर आता था। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, बस खत्म हो गया सवाल। अब स्पीड का रेशियो है कितना? आपने कहा सर 80 से जा रहा है और 82 आ रहा है, स्पीड का रेशियो ये है। अब टाइम का रेशियो क्या होगा? आपने कहा सर स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो से विपरीत होता है, तो टाइम का रेशियो 82 से 80 रहा होगा, तो हमारे हिसाब से टाइम
पूरा है कितना कितना लग गया, आपने कहा सर 2 8 8 16, 162 का लगा, 162 यूनिट, उसके हिसाब से 162 हावर लगा है। तो यहाँ एक की वैल्यू एक आ गई ना, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें। भाई डिस्टेंस क्या होती है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, बीच की दूरी, तो स्पीड इंटू में टाइम, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ, कुल मिला के 80 इंटू में 82। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, 8 गुण 64 और 1 65। कर लेंगे, कुछ नहीं था। जब दूरी तुम्हारी समान है, डिस्टेंस जो आपकी है वो समान है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से विपरीत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। कहेंगे सर कोई दिक्कत ना, आपने बता दिया, आप तो कोई दिक्कत ही ना, कर लेंगे। ये सवाल देखिए भाई साहब, इसकी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन देख के बच्चों के साथ साथ मास्टरों का भी इसमें पसीना छूट जाएगा भाई साहब, कर ना पाएंगे। कुछ टीचरों ने तो भाई बता भी रखा है कि इसका सॉल्यूशन बिना मल्टीप्लाई लाए हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, जरूर होगा, अब हम बताएंगे कैसे होगा। बताओ, एक व्यापारी क्रमशः 31%, 32% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। भाई कोई वस्तु थी, 31% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो फिर कितना बचा भाई, 100 होता है, 100 में 31 जाएगा, आप कहेंगे सर 69% बचा। ठीक है, चलो यहाँ लिख लिया 100। फिर उसने क्या किया, 2 बार छूट दिया ना, 32 का दिया तो 68 बचा, 68 अपॉन में 100, आपने कहा सर कोई दिक्कत ना है। तो इसके बाद अंकित मूल्य, अच्छा अंकित मूल्य दिया है आपको, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य है कितना भाई, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर होता है ना। उसने कहा कि अंकित मूल्य हमने दे रखा है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, उस पर 2 बार उसने डिस्काउंट दिया, एक बार 31% मतलब 69% हो रहेगा, और दूसरी बार 32 तो 68% बचा। तो जब हम लोग मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तभी ना एसपी आता है, विक्रय मूल्य। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो ये हमारा एसपी आ गया। बताओ अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर आप। तो फिर सर क्या करें, कुछ ना करना है, डिजिटल सम जिंदाबाद रहना चाहिए। डिजिटल सम से एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। आपने कहा सर चलो देखते हैं। डिजिटल सम का सीधा सीधा फंडा है, जहां जहां पर 9 बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। आपने कहा सर ठीक है, ये 9 था हटा दिया, यहां से 3 3 6 और 1 7 आया, और यहाँ 6 बचा था, और यहाँ कितना 8 से 14, 4 और 1 5। ठीक है, आपने कहा सर कोई दिक्कत ना है, 6 पंचे 30, 3 आया और 7 था, 7 दिया 21, 21 में 2 और 1 3, डिजिटल सम आ गया हमारा 3। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, मैंने देखा सबसे पहले, चलो इसी को चेक कर लेते हैं। तो जहां जहां 9 होगा उसको हम काटेंगे, 9 यहां बनना है, काट दिया, 5 4 9 काट दिया, 8 और 1 9 काट दिया, क्या बचा 6 6 12, और 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3। जी हाँ, पहले ही ऑप्शन मिल गया। ये मैं ऑप्शन सेट करके नहीं लाया हूं, ये ना सोचना, आप देखना जाके, ये हु जो एग्जामिनर ने दिया है ना वही सवाल है और वही आपका ऑप्शन है। तो देखा ना, मैंने पहले ही चेक किया, मुझे और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर मिल गया और मल्टीप्लाई से बच गया। ठीक है, मुश्किल से सॉल्व करने में 20 सेकंड 30 सेकंड का समय लगता है, और अगर आपने मल्टीप्लाई भाई साहब शुरू कर दिया तो आप पगला जाएंगे। ठीक है, आपका तो हो गया फिर बेड़ा गर्क। फिर मत कहना कि सर मेरे मेहनत तो बहुत की, मैंने कई बार बोला है मेहनत नहीं स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क के साथ साथ मैं अभी तक लक को नहीं मानता था, लेकिन जब से ये CGL 2024 हुआ है और इसने मेरे साथ एक हादसा जो किया है ना भाई साहब, वहां से मुझे समझ में आया। आप लोग भी जानते होंगे ना कि कितना उसका धांधली वगैरह जो भी स्कैम हुआ है कितने बड़े लेवल पर हुआ है, तो उसने जो है मुझे रियलाइज करवा दिया कि थोड़ा लक का भी फैक्टर होता है। अब आजकल मेहनत में आपका भाई ये मानो कि 80% आपका स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क है और 20% आपका थोड़ा भाग्य भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पूजा पाठ पर भी ध्यान देते रहना। अब ये ना कि रोज तुम नारियल ही फोड़ रहे हो और तुम पढ़ रहे नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। हो गया ये सवाल। इसके बाद 23, ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों की मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की संख्या कितनी है। टोटल इसने, वाह दीपक भाई फिर से गड़बड़, टोटल उसने दे रखा है इसमें, एक बार मैं देख लेता हूं टोटल उसमें कितना दे रखा है। ठीक है, टोटल उसने दे रखा है इसमें कि टोटल इसका वैल्यू है कितना 8500। ठीक है, इस ग्राफ का जो वैल्यू है टोटल 8500 है। उसने पूछा कि ब्रांड एन ये
और इसके बाद कितना, कहाँ गया, ब्रांड क्यू दोनों की, तो ब्रांड क्यू, क्यू वाला ये हो गया तुम्हारा। एक तो इसमें दिख भी विजुअलिटी सही नहीं है, कोई दिक्कत ना है, नहीं दिख रहा है फिर भी हम लोग कर लेंगे। भाई साहब देखो, इस सवाल में कुछ नहीं करना था। इस सवाल में अगर मैं करता ना, कुछ ना करता, मैंने देखा कि 85 है, ये 17 से कट रहा है, जो भी रहा होगा ऑप्शन हमेशा 17 से कटने वाला रहा होगा, ऑप्शन एक ही था। और देख लेते हैं भाई, उसने टोटल दे रखा है 85, 00 पूरी संख्या थी, पर उसने कहा कि n और q, n का मान कितना है, आपने कहा सर n है 30 और q है तुम्हारा 10, 40%, इसका 40% ज्ञात करना है। थोड़ा साफ नहीं आ रहा है उसमें 40%, तो 40% काटेंगे, काटने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 34,000। भाई 4 पंचे 20, 4 32 और 2 34। ठीक है, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं थी, ये सवाल सॉल्व, यहाँ मैंने 85 देखा, 17 का मल्टीपल होगा, खत्म कर दिया सवाल, कुछ नहीं था। ये बताओ, यहाँ भी टोटल वही है, क्योंकि दोनों एक ही सवाल है, टोटल वैल्यू उसने दे रखी है 8,500, तो यहां भी आप कर सकते हैं भाई, 17 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। अगर आपको नहीं करना तो डायरेक्ट आप कर लीजिए 17 का मल्टीपल। आप कहेंगे सर 17 का मल्टीपल यहां पर कौन है, तो आप देख सकते हैं ना भाई, 17 दूनी यहां कर लो, 17 दूनी 34, बचेगा कितना 85, बस यही कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा 4,250, है ना। बल्कि ये आसानी होते हैं, उसने क्या पूछा है, एम और पी के बीच, वाशिंग मशीन की संख्या के बीच अंतर, तो एम देख लेंगे, एम का मान कितना है, और क्या देख लेंगे